तो गाइस आज हम स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ पर। अ, हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एनवायरनमेंट के, और जो कि एग्जामिनेशन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट आपके सामने है, और इसका मैं रेफरेंस आपको बाद में प्रोवाइड भी कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो पोर्शन प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं हम उन पे खास फोकस करने वाले हैं। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले जो सेक्शन है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में जो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, एक तो रेड लिस्ट ये पता होनी चाहिए आपको कि थ्रेटेंड स्पीसीज के लिए आती है, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वहां पर उसको आप एक अच्छे से बता दूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो बाकी इंफॉर्मेशन है आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आपको साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे टास्क भी दूंगा, उस टास्क को आपने कंप्लीट भी करना है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में। तो जैसे आपको ना ये 9 कैटेगरीज जो है हमारे पास, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, तो उसमें आपको रेड लिस्ट यहाँ पे जो दी जाती है, यानी कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनके ऊपर अभी एक खतरा मंडरा रहा है कि अगर उन्हें सेव नहीं किया गया तो वो जल्दी ही दुनिया से उनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो आपको ये 9 कैटेगरीज में पता होना चाहिए, यानी कि एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड अलग कैटेगरीज हैं ये। और इन तीनों कैटेगरीज को जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, इनको बोला जाता है थ्रेटेंड स्पीसीज। कलेक्टिवली इसको थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं। और बाकी जो स्पीसीज हैं यानी कि उनको नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट या नॉट इवेल्युएटेड। तो आपको याद नहीं करना है, जस्ट एक आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर जरूर याद रखिए, या जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे। एक न्यूज है यहाँ पे, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो इस न्यूज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट ये जो कॉन्फ्रेंस है, एक कॉन्फ्रेंस है सिंपली। तो ये कहाँ पर होस्ट की गई है? ये भूटान के अंदर, यानी कि भूटान गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और इसे सपोर्ट किया था टाइगर कंजर्वेशन कोalition ने। तो आपको टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशंस के बारे, ये और जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो टारगेट है 2034 तक $1 बिलियन जो फंडिंग है उसको मोबिलाइज करना है, यानी कि अरेंज करना है। साथ में कुछ यहाँ पे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये सभी की सभी, जैसे आईयूसीएन है और यूएनडीपी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इस तरह के कुछ हमारे पास मेंबर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टाइगर को सेव करने के लिए, या टाइगर जहाँ पे रहते हैं उस लैंडस्केप को, उस जगह को बचाने के लिए जो हमें आज फंड्स की जरूरत है, उससे जुड़ा हुआ एक फंड है दैट इज द टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड। यूएनडीपी ने इसको प्रेजेंट किया है। और साथ ही में एक टाइगर बॉन्ड्स आपको पता होने चाहिए, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इशू किए हैं। नेचुरली जो टाइगर बॉन्ड्स के जरिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उससे टाइगर्स को और उनकी लैंडस्केप को हम सेव करेंगे, और साथ ही साथ उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। इंडियन टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो पॉपुलेशन पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सेकंड इज कर्नाटका, थर्ड इज उत्तराखंड। टाइगर्स की कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, तो फ्लैगशिप स्पीसीज है ये इंडिया की। फ्लैगशिप का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए या किसी एक फॉरेस्ट एरिया के लिए वहाँ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज को हम बोल देते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। इसी तरह से आमतौर पे ये सोलिटरी रहते हैं, यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं, और मोस्टली जो है नॉकचर्नल है, यानी कि रात को एक्टिव हो जाते हैं। और टाइगर्स की जो, जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर
अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसी तरह से हर टाइगर की अपनी जो इंडिविजुअल यानी कि टाइगर स्ट्रिप्स, यानी कि जो स्ट्राइप्स हैं इसके ऊपर जो लाइंस लगी होती हैं वो सबके अलग अलग है। इसके अलावा और कुछ अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप होमवर्क के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप एक कैट्स जरूर पढ़ें यहाँ पे, कैट्स क्या है यहाँ पे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपके लिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दैट्स IBCA। ये इंडिया ने लॉन्च किया है अभी। और इसको, ये हमने क्यों लॉन्च किया था 2023 के अंदर, क्योंकि 1973 में इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया, निकारागुआ, एस्वाटिनी और सोमालिया ने भी इसे ज्वाइन किया है, दैट इज नोन एज IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें आपने याद रखना है दैट टोटल हमारे पास जो IBCA है वो कितनी कैट स्पीसीज को देख रहा है यहाँ पे, दैट इज टाइगर, यानी कि 7 बैग जो हमारे पास बड़ी जो कैट स्पीसीज है उनको ये कंजर्व करने की बात करता है। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो आपने ना याद रखना है दैट इंडिया के अंदर सभी तरह की जो कैट स्पीसीज हैं वो नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जैसे प्यूमा और जगुआर, जैसे PU और JA में लिखा है, पूजा आप याद रख सकते हैं। तो पूमा और जो जगुआर है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बाकी जो 5 टाइगर स्पीसीज हैं वो या कैसे कैट स्पीसीज है वो यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा इंडिया में अगर हम यहाँ पे स्टेटस चेक करें कि कौन कौन सी स्पीसीज ज्यादा खतरे में है, तो आपको याद रखना है टाइगर्स जो है एंडेंजर्ड हैं, और जबकि लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड ये वल्नरेबल है, यानी इन्हें कम खतरा है टाइगर्स के मुकाबले। और नियर थ्रेटन्ड है जगुआर, और लीस्ट कंसर्न है प्यूमा। हालांकि जो जगुआर और प्यूमा यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलते हैं। जितने भी 5 बिग कैट्स इंडिया के अंदर मिलती हैं उन्हें हमने अलग अलग स्केड्यूल्स के अंदर रखा है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 4 स्केड्यूल्स हैं, पहले 6 होते थे अब 4 है वहां पर। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है एलिफेंट सेंसस के बारे में जो 2023 में किए गए। ये साउदर्न स्टेट्स के अंदर किया गया और वहां पाया गया कि कर्नाटका ने किसमें टॉप किया है। कर्नाटका में लगभग 6,000 से ज्यादा एलिफेंट्स पाए गए हैं। इसी रिपोर्ट में, जो सेंसस की रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया है कि मैक्सिमम जो डेथ है वो एलिफेंट एंडो, जो हमारे पास EEH हुई, वैसे तो नाम इसका कंप्लीट नहीं आएगा बट फिर भी आप इसके लिए बोल सकते हैं जैसे एलिफेंट एंडो हीलियोट्रॉपिक हर्पिस वायरसेस के थ्रू यहाँ पर जो है मैक्सिमम डेथ देखी गई। इंडियन एलिफेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक टर्म आई है आपके लिए। पहले आपको बताना चाहिए कि वर्ल्ड के 60% जो एलिफेंट हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। और हाईएस्ट पॉपुलेशन अगेन यहाँ पे कर्नाटका में है, सेकंड इज इन असम, थर्ड इज इन केरला। तो आप ये इससे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे। लाइफ स्पैन होता है इनका 60 से 70 साल इनकी लाइफ होती है। गेस्टेशन पीरियड यानी कि बच्चे को जन्म देने का जो पीरियड है दैट इज 20 से 22 महीने का टाइम है, दैट्स द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल द मेंबर्स। और लीडर जो होती हैं इनके ग्रुप की वो फीमेल होती है। हमने एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में लॉन्च किया था। और जो बड़े एलिफेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे 14 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एलिफेंट्स मिलते हैं, वहाँ 33 एलिफेंट रिजर्व्स बनाए जा चुके हैं। अगर आप पिक्टोग्राफिक वे से एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर भी आपने ये याद रखना है जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो एंडेंजर्ड हैं। इसी तरह से सवाना यानी कि अफ्रीका में मिलने वाले एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड भी हैं। और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है अफ्रीका के वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा खतरा इन्हें है।
तो इंडियन या एशियन एलिफेंट जो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखे गए। एक खास डिफरेंस और भी याद रखिए, एशियन एलिफेंट्स जो है कंपैरेटिवली उनका जो वेट है वो लेस है अफ्रीकन एलिफेंट से। और एशियन एलिफेंट्स में कुछ ही मेल्स एशियन एलिफेंट्स होते हैं जिनके टस्क यानी कि हाथी दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स में आपको हाथी दांत देखने को मिलेंगे, यानी कि टस्क होती है। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द राइनो 2024 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने, और इसमें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। टोटल 5 स्पीसीज है राइनो की, जिसमें से दो अफ्रीकन हैं, व्हाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो, जबकि 3 एशियन हैं, इंडियन राइनो, सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो। सुमात्रन और जावन राइनो इंडोनेशिया में है, जबकि इंडियन राइनो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। जो एशियन राइनो है उसमें भी इंडियन राइनो सबसे बड़े हैं, और ये अच्छे स्विमर्स भी हैं, जबकि अफ्रीकन राइनो पुअर स्विमर्स हैं। इंडियन राइनो वल्नरेबल है, ये याद रखना है आपने। बाकी कंजर्वेशन स्टेटस जानने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि गुजरात और राजस्थान के एरियाज में पाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम है उसके लिए भी फंडिंग को एक्सटेंड किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इस फंडिंग के थ्रू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, ये भी एक पक्षी है, और बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड को भी रिकवर यानी कि बचाया जाएगा। ये रिकवरी प्रोग्राम 2013 में शुरू किया गया था, और अब इसे 2033 तक बढ़ा दिया गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी देखरेख कर रहा है यहाँ पर। इसमें आपको याद रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, यानी कि एंडेमिक है यहाँ के लिए, और ज्यादातर ये राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। इनके जो रहने की जगहें हैं वहाँ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, नालिया यानी कि लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नालिया ग्रासलैंड, वहां पर भी इनके लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है राजस्थान के अंदर, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है अभी जैसलमेर में, जहां नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है, और आबू धाबी में भी लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि इनकी पॉपुलेशन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से बढ़ाया जा सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है पावर लाइंस का, जहां से इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं उनके साथ टकराने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जिन एरियाज में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए कहा गया है। इनके बारे में कुछ जो फैक्ट है याद रखिए, दैट फ्रंटल विजन इनकी नहीं होती, और जो यंग वन होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं इनके, उनमें जो मेल्स हैं उनका ज्यादा रोल नहीं है, उनकी परवरिश वगैरह के लिए इनका ज्यादा रोल नहीं है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था।
उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में। ये याद रखना है आपने। उस टाइम पर यूएनडीपी और एफएओ, दैट इज अ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को उड़ीसा में स्टार्ट किया था। भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि एक ये रामसर साइट है, उड़ीसा में है, और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है अगर हम सुंदरबन के बाद देखते हैं तो। यहाँ पर कुछ रिवर्स का वाटर ड्रेन होता है, जैसे ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा, पटसाला। ये क्वेश्चन वगैरह इस तरह से नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आप याद रखें कि भितरकनिका के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता हो, अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ घड़ियाल के बारे में जैसे बताया गया है कि घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं। वो चंबल, सबसे फेमस साइट है चंबल रिवर, गिरवा, घाघरा, सोन और गंडक। और घड़ियाल जो है उनके प्राइमरी इनटेक वो फिश है। तो आपने इसमें याद रखना है 1975 में स्टार्ट हुआ था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे देखिए, फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। रिसेंटली जो फंजाई फाउंडेशन है उन्होंने अर्ज किया है लोगों से कि जब भी वो फ्लोरा और फोना की बात करते हैं तो साथ में फंगस की बात भी जरूर करें, क्योंकि फंगस इन दोनों से ही अलग है। फंगस एक प्लांट की तरह दिखाई देने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि प्लांट्स की तरह होते हुए भी ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये सेप्रोफाइटिक होती हैं, यानी कि डेड मटेरियल पर सरवाइव करती हैं। यहाँ पर एक और बताया गया है माइकोराइजा। हालांकि एनवायरनमेंट में ये पढ़ा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फंगस होती है जो हायर प्लांट्स होते हैं, काफी ऊंचे प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स के पास में होती है ये। और सरफेस पर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स पड़े होते हैं, ये माइक्रोराइजा अपने रूट्स के थ्रू जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स तक उन मटेरियल्स या मिनरल्स को पहुंचा देती है। तो दैट एसोसिएशन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें दोनों को फायदा होता है, फंगस को भी और हायर प्लांट्स को भी, और इसे हम बोलते हैं माइक्रोराइजा। फंगस से ही हमें मिलती है एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ फंगस से हमें मिलती है पोटेंशियल साइकोथेरेपी, दैट इज दी साइलोसाइबिन। फंगस का अगर कभी एग्जांपल देना पड़े तो आप मशरूम, मोल्ड या यीस्ट कह सकते हैं। और ये अपने आप को डिवाइड करती हैं या अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं थ्रू दी स्पोर्स या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और इनका काम, फंगस का काम होता है डीकम्पोज करना, यानी कि जो डेड मटेरियल है, जो जिनकी डेथ हो गई है, उनको बहुत ही, जैसे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में न्यूज आई है, उसमें हम देखते हैं दैट्स अ यूनेस्को। यूनेस्को ने रिसेंटली 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स को ऐड ऑन किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और ये 1975, नहीं सॉरी 1971 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था, दैट वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 12 को रिकग्नाइज किया गया है अंडर द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि ये वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर रिकग्नाइज किए जाते हैं। तो इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से 12 उस नेटवर्क का हिस्सा हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के आपने जो याद रखना है, वहां पे 3 हिस्से होते हैं। कोर एरिया, सेंटर का एरिया होता है जो, उसके बाहर वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बफर जोन, जैसे ही कोर एरिया, बफर जोन। और यहाँ पर तो आपने कोर, बफर और ट्रांजिशन एरिया इसमें ऐसे याद रखना जरूरी है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको
टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन, और साथ ही साथ उनमें से वो 12 वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो हिस्सा है वो अलग से आपको पता होना जरूरी है। देन आफ्टर इको सेंसिटिव एरियाज, रिसेंटली जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी, उसने क्या कहा था कि वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूं आपको, यानी कि इस एरिया के जो हमारे पास हिल्स हैं, वहां पर 37% ऑफ टोटल वेस्टर्न घाट्स, यानी कि 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव एरिया होना चाहिए, ये कस्तूरी रंगन ने कहा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि स्टेट इको सेंसिटिव एरियाज में कई तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो वहां पे रोक दी जाएंगी। जैसे किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाना वगैरह पॉसिबल वहां नहीं होगा। माइनिंग पॉसिबल नहीं होगी। इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करना या इंडस्ट्रीज को लगाना, परमिशन देना, वो भी वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए जाते हैं जहां पर भी इको सेंसिटिव एरियाज होते हैं। आपको इसमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, कि इको सेंसिटिव जोन्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें बचाया जाना जरूरी है। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट किस लॉ के अंतर्गत नोटिफाई करती है, तो आपने याद रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। वेस्टर्न घाट्स के लिए एक और भी कमेटी बनाई गई थी 2011 में, जिसका नाम था माधव गडगिल कमेटी। तो उसने ये कहा था कि 3 तरह के इको सेंसिटिव जोन होने चाहिए या इको सेंसिटिव एरियाज: ES-Z1, ES-Z2, ES-3। हालांकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद कस्तूरी रंगन रिपोर्ट या कमेटी बनाई गई थी। इसी से एसोसिएटेड कुछ और न्यूज को हम देख रहे हैं आप। रिसेंटली जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया है, जो 2024 का प्राइज है, टू दी IPBES, दैट्स द इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम फाउंडेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए दिया गया है। IPBES के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया है, एक बातचीत करने के लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को बचाया जा सके। तो पनामा सिटी में 2012 में इसकी शुरुआत की गई। यूनाइटेड नेशन की ये कोई बॉडी नहीं है, ये याद रखना है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो बोन में है। बोन शहर कहाँ है? दैट इज इन दी जर्मनी। क्या हम इसके मेंबर हैं? तो यस, हम इसके मेंबर। इसी तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिसको IDWH कहा जाता है, ये एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के तहत भारत में 22 स्पीसीज ऐसी हैं, जैसे ऊपर बताया गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, या प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट लायन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। इनको इस तरह से टोटल 22 स्पीसीज हैं जिनको स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत बचाया जा रहा है। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, थजाकारा पंचायत केरला के अंदर है, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अपडेट किया है। अगर आप किसी गांव की बात करते हैं, कोई शहर की बात करते हैं, तो उस वहां पर जो म्युनिसिपैलिटी है या गांव के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उस जगह मिलने वाली जितनी भी तरह की स्पीसीज हो, चाहे वो फ्लोरा हो, फोना हो, उनको उनका एक अलग से रजिस्टर, एक लिस्ट तैयार करना, दैट इज नोन एज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो ये याद रखिए, ये करना
कहाँ बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर ये बताया गया है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या रूरल एरियाज में विलेज लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज होंगी, जिनका काम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट तैयार करना, जिसको हम बोलते हैं दैट इज दी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ये इसमें पहले तो हमें रैंक याद रखना है। 176 रैंक आया है भारत का, और इसमें 58 इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है, और एस्टोनिया ने इसमें टॉप किया है। इसे दिया है या पब्लिश किया है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। नेक्स्ट इज अबाउट द नेचर्स कंजर्वेशन इंडेक्स। इसमें भी 176 रैंक आया है इंडिया का, और इसे रिलीज किया है इस इंडेक्स को गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। आपको सिर्फ रैंक याद रखने हैं और किसने दिया है वो याद रखना। अगर हम यहाँ पे कैमल्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स जो है यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 को। और कैमल्स दो तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं दैट अरेबियन कैमल, जिन्हें हम ड्रोमेडरी, या एक दूसरे होते हैं बैक्ट्रियन कैमल, जिनके ऊपर सिंगल हम्प होती है उनको हम अरेबियन कैमल बोलते हैं। बैक्ट्रियन कैमल होते हैं जिनके ऊपर दो हम्प होते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक हम्प देख रहे हो, इसी तरह से एक हम्प और होगी। तो इंडिया में बैक्ट्रियन कैमल मिलते हैं नुब्रा वैली के। लद्दाख की जो नुब्रा वैली है, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जबकि जो ड्रोमडेरीज कैमल हैं वो हमें हॉट डेजर्ट यानी कि राजस्थान गुजरात में मिलते हैं। इसके अलावा कैमल जो है वो हॉट कंडीशन में रह सकते हैं, वो सबको पता भी है, और स्टेट एनिमल है राजस्थान का। और राजस्थान, या आप कह सकते हैं गुजरात के जिन एरियाज में मैंग्रोव हैं, वहां पर खराई कैमल मिलते हैं, जो कि 3 किलोमीटर तक वो स्विम कर सकते हैं, और मैंग्रोव को खाने के लिए मतलब वो मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, और ये कच्छ में पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं दैट इज दी खराई कैमल। सो गाइस, इस सेशन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन एनफ है, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऑनवर्ड्स आगे स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको जहां तक इसमें बताया गया हो, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। और जो आपको टास्क दिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व्स की लोकेशंस आपको पता हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।